नमस्ते दोस्तों, इम्पैक्टफुल बायोग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, आज हम एक कागज के टुकड़े या मोबाइल पर एक क्लिक के भरोसे दुनिया का सामान खरीद लेते हैं। लेकिन एक जमाना था जब पैसा नहीं, भरोसा हुआ करता था। एक किसान अपना अनाज देकर कपड़ा लेता था, फिर इंसान ने सिक्के बनाए, कागज के नोट छापे और आज पैसा केवल कागज या सिक्के नहीं बल्कि एक अंक या डिजिटल संख्या बन गया है। यह सफर है वस्तुओं के लेन देन से लेकर डिजिटल दुनिया तक का, जहां पैसा कभी नमक, कभी गाय, कभी सोने का सिक्का और कभी बिटकॉइन बन गया। क्या आप जानते हैं कि हम सिक्कों से कागज पर क्यों आए और कैसे एक रंगीन कागज की कीमत उसके कागज से नहीं बल्कि हमारे विश्वास से तय होती है। चलिए इसी रोमांचक यात्रा पर चलते हैं जो हजारों साल पुरानी है और आज भी जारी है। जब सामान के बदले सामान हुआ करता था। हजारों साल पहले की बात है, जब ना कोई दुकान थी, ना बाजार और ना ही पैसे जैसी कोई चीज। लोग आदान प्रदान यानी बार्टर के जरिए जिंदगी गुजारते थे। एक किसान अगर एक बोरी गेहूं के बदले मोटे कपड़े चाहता था तो उसे ऐसे बुनकर की तलाश करनी पड़ती थी जिसे उस वक्त कपड़ों से ज्यादा गेहूं की जरूरत हो। सीधे सौदे का यह तरीका बहुत पेचीदा और समय लेने वाला था। फिर कुछ ऐसे सामान सामने आए जिनकी सबको जरूरत थी और जो लंबे वक्त तक टिके रह सकते थे। यहीं से शुरुआत हुई वस्तु मुद्रा। अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग चीजों को पैसे का दर्जा दिया। पशु जैसे भैंस, भेड़, बकरियां, इनके फायदे थे कि ये खुद चल लेते थे और इनकी संख्या बढ़ती रहती थी। नमक खाने को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी था। रोमन साम्राज्य में काम करने वालों को मजदूरी नमक के रूप में मिलती थी, जिससे सैलरी वेतन शब्द बना। कौड़ी के खोल हिंद महासागर से मिलने वाले यह चमकीले खोल हजारों साल तक चीन से लेकर अफ्रीका तक चलन में रहे। मोती और धातु के औजार कुछ जगहों पर तो पुराने चाकू या फावड़े भी पैसे की तरह इस्तेमाल होते थे। लेकिन समस्या क्या थी? इन सब चीजों में कुछ खामियां थी। जानवर बीमार पड़ सकते थे या मर सकते थे। नमक पानी पड़ते ही घुल सकता था। बड़े जानवरों को कई हिस्सों में बांटना मुश्किल था। लोगों को एक ऐसी चीज की तलाश थी जो टिकाऊ, बांटने लायक, आसानी से ले जाई जा सके और सबकी नजर में कीमती हो। चमकती धातु का जमाना और सिक्कों का जन्म। इस खोज ने इंसान को धातु तक पहुंचाया। सोना, चांदी और तांबा जैसी धातुएं आदर्श साबित हुई क्योंकि ये खराब नहीं होती थी। इन्हें पिघलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता था और ये अपनी सुंदरता और दुर्लभता के लिए जाने जाते थे। शुरुआत में धातु के टुकड़े डंडे या छल्ले बनाकर उनका वजन करके सौदा किया जाता था। फिर आया एक क्रांतिकारी कदम लगभग 600 से 700 ईसा पूर्व। आज के तुर्की के इलाके लीडिया साम्राज्य में पहली बार सोने और चांदी के मेल से बनी इलेक्ट्रम धातु के छोटे गोल टुकड़े बनाए गए। इन पर एक शेर का सिर बना हुआ था जो राजशाही की मुहर थी। इस मुहर का मतलब था कि इस सिक्के के वजन और शुद्धता की गारंटी राजा खुद दे रहा है। अब हर सौदे में तराजू लगाने की जरूरत नहीं थी, बस सिक्कों को गिन लिया जाता था। यूनानियों ने इस आइडिया को तेजी से अपनाया और अपने देवताओं व नायकों की तस्वीरें सिक्कों पर ढालनी शुरू की। रोमन साम्राज्य ने इसे और आगे बढ़ाया और लगभग 300 ईसा पूर्व उन्होंने दुनिया की पहली पूरी तरह मोनेटाइज्ड अर्थव्यवस्था बनाई, जहां रोजमर्रा के लेन देन भी सिक्कों से होने लगे। रोमन सम्राटों ने सिक्कों को प्रचार का माध्यम बनाया ताकि वे अपनी विजय, दयालुता और ताकत का संदेश पूरे साम्राज्य में पहुंचा सके। सिक्कों से क्रांति क्यों आई? असल में सिक्कों ने भरोसे की समस्या हल कर दी। पहले हर बार धातु की शुद्धता और वजन पर शक होता था। जब राजा की मुहर वाला सिक्का आया तो लोगों को भरोसा हो गया कि यह ठीक है। इससे व्यापार बहुत तेज और आसान हो गया। दूर दूर के शहरों के लोग भी एक दूसरे के सिक्के लेने लगे क्योंकि उन पर छपी मुहर सब जानते थे। मध्य युगीन में हुई उथल पुथल और नई व्यवस्था।
रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में दोबारा अव्यवस्था फैल गई। लंबी दूरी का व्यापार ठप हो गया और सिक्के दुर्लभ होने लगे। लेकिन धीरे धीरे नई राजशाही स्थापित हुई और चांदी के सिक्के फिर से चलन में आए। इसी दौर में इस्लामिक साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने बिजेंटीन और फारसी सिक्कों की जगह अपनी सुनहरी दिनार और दिरहम चलाए। भारत में भी सिक्कों का लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। रुपया शब्द संस्कृत के रुपए कम से आया है, जिसका मतलब है चांदी का सिक्का। सैकड़ों साल तक भारतीय रुपया चांदी पर आधारित मुद्रा रहा। यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। कागज के नोटों की शुरुआत। सिक्के भारी होते थे, खासकर बड़े सौदों के लिए। चीन में 7वीं 9वीं शताब्दी के बीच एक नई चीज ने जन्म लिया, कागज का पैसा। व्यापारियों के लिए हजारों तांबे के सिक्कों को ढोने से बेहतर था कि उनकी जगह एक हल्का कागजी प्रमाण पत्र रख ले। यह विचार धीरे धीरे आगे बढ़ा। मध्य युगीन यूरोप में सुनारों ने भी इसी तरह काम किया। लोग अपना सोना सुनारों के पास सुरक्षित रख देते थे और बदले में एक कागज की पर्ची लेते थे। धीरे धीरे वही पर्ची पैसों की तरह इस्तेमाल होने लगी, क्योंकि इससे पता चलता था कि उसके बदले असली सोना रखा हुआ है। यूरोप में पहला आधिकारिक कागजी नोट 1661 में स्वीडन से आया। स्वीडन के पास बहुत सारा तांबा था और तांबे के बड़े बड़े भारी सिक्के बनते थे। उन्हें कागजी मुद्रा से बदलना एक अच्छा कदम था। डेनमार्क में पहले बैंक नोट 1713 में आए, लेकिन शुरू में लोगों को इस पर भरोसा नहीं हुआ। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773 से 1775 और बंगाल बैंक 1784 से 1791 जैसे बैंकों ने पहले नोट जारी किए। शुरुआती नोटों पर एक तरफ सोने की मुहर बनी होती थी और ये उर्दू, बंगाली और देवनागरी लिपि में छपे होते थे। कागजी नोट क्यों जरूरी हुए? असल में सोने चांदी के बड़े भंडार सीमित थे। दुनिया का व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन इतना सोना नहीं था कि हर सौदे के लिए सिक्के ढाले जाए। कागजी नोट ने यह समस्या हल कर दी। बैंक कहता था, इस कागज के टुकड़े के पीछे हमारी तिजोरी में असली सोना पड़ा है। इस वादे पर लोगों ने भरोसा किया और कागजी नोट चलने लगे। यह पैसे की दुनिया में एक बड़ी छलांग थी। अब पैसे की कीमत उसके मौलिक दाम, सोने के भाव से नहीं, बल्कि बैंक के वादे और लोगों के भरोसे से तय होने लगी। सोने का मानक। 18वीं 19वीं शताब्दी में जब दुनिया में कई तरह के सोने चांदी के सिक्के और नोट चल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी दिक्कत आने लगी। हर देश के सिक्के का वजन और शुद्धता अलग थी। इस उलझन को सुलझाने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड का जन्म हुआ। इंग्लैंड ने 1816 में औपचारिक रूप से इसे अपनाया। इस व्यवस्था में हर देश अपनी मुद्रा की कीमत सोने के एक निश्चित वजन से जोड़ देता था। उदाहरण के लिए $1 सोने की तय मात्रा के बराबर था। कोई भी व्यक्ति अपने बैंक नोट को ले जाकर बैंक से उसके बदले तय मात्रा में सोना ले सकता था। इससे दुनिया भर के व्यापारियों और देशों को बहुत सुविधा हुई। अब अलग अलग पैसों की कीमत एक ही चीज सोने से समझी जा सकती थी, जिससे एक्सचेंज रेट स्थिर रहती थी। यह सिस्टम इस बात पर निर्भर करता था कि लोग बैंकों और सरकार पर कितना भरोसा करते हैं। भारत में रुपए का संकट तब आया जब 19वीं शताब्दी में दुनिया भर में चांदी की खोज से उसकी कीमत गिर गई। चूंकि रुपया चांदी पर आधारित था, इसलिए विश्व बाजार में उसकी परचेजिंग पावर घट गई। फिएट मुद्रा और सरकारी भरोसा। 1930 का महामंदी का दौर सोने के मानक के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। सरकारों को लगा कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ज्यादा पैसा छापने की जरूरत है, लेकिन सोने का मानक उनके हाथ बांधे हुए था। वे उतने ही नोट छाप सकते थे जितने सोने की गारंटी हो। एक एक करके देशों ने सोने के मानक को छोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद पैसा एक नए दौर में पहुंच गया, जिसे फिएट मनी का दौर कहा जाता है। फिएट मनी का सीधा मतलब है सरकार का आदेश।
अब नोट की कीमत उसके कागज या धातु से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि सरकार कहती है यह कानूनी रूप से भुगतान के लिए मान्य है। हर देश का केंद्रीय बैंक पैसे की छपाई और मूल्य को नियंत्रित करता है। फिएट मनी क्यों टिकी? आज का नोट सिर्फ एक रंगीन कागज है, लेकिन आप उसे दुकान में देते हैं और सामान ले आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे देश ने मिलकर एक सामाजिक समझौता कर लिया है। सरकार कहती है यह नोट चलेगा, दुकानदार मानता है कि चलेगा और आप भरोसा करते हैं कि आपके बाद अगला व्यक्ति भी इसे लेगा। पैसा अब सोने जैसी किसी भौतिक चीज में नहीं बल्कि हम सबके सामूहिक विश्वास में है। यही फिएट मुद्रा की असली ताकत है। डिजिटल क्रांति, पैसा बन गया बिट्स और बाइट्स। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में पैसे ने अपनी भौतिक सीमाएं तोड़ दी। अब पैसा हमारी जेब में नहीं बल्कि बैंकों के कंप्यूटर सर्वर में संख्या के रूप में दर्ज होने लगा। इस डिजिटल यात्रा के मुख्य पड़ाव: चेक। व्यवसायों और बड़े भुगतानों के लिए चेक का इस्तेमाल बढ़ा। डेनमार्क जैसे देशों में 1970-1980 के दशक में यह बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो गया। डेबिट और क्रेडिट कार्ड। डेबिट और क्रेडिट कार्ड ने पैसों को प्लास्टिक के छोटे कार्ड में बदल दिया। इन प्लास्टिक कार्ड से अब नगद पैसे साथ रखने की जरूरत नहीं रही। भारत में भी एटीएम और डेबिट कार्ड 1990 के दशक के बाद आम हो गए। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट ने बैंक खातों तक सीधी पहुंच दी। यूपीआई जैसी तकनीक ने भारत में सैकड़ों में पैसे भेजना आम कर दिया। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन। 2009 में आई बिटकॉइन ने एक नई अवधारणा पेश की, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। यह किसी सरकार या केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में नहीं बल्कि ब्लॉकचेन नामक एक सार्वजनिक डिजिटल लेजर पर चलती है। डिजिटल मनी क्यों जीत रहा है? डिजिटल पैसे ने सुविधा, सुरक्षा और गति की नई परिभाषा लिख दी है। सोचिए, बिना कैश लिए घर से निकलना, हजारों किलोमीटर दूर पल भर में पैसे भेज देना या ऑनलाइन दुनिया भर से सामान खरीद लेना, यह सब विश्वास की एक नई प्रणाली पर टिका है और हमें भरोसा है कि बैंक का सॉफ्टवेयर सही लेखा जोखा रखेगा। यह पैसे का सबसे अदृश्य लेकिन सबसे प्रभावशाली रूप है। पैसे की यह यात्रा सिर्फ सिक्कों और नोटों के बदलाव की कहानी नहीं है, यह मानव सभ्यता के विश्वास, सहयोग और संगठन की कहानी है। पत्थर और खोल से लेकर डिजिटल बिट्स तक का यह सफर दिखाता है कि पैसा कभी भी सिर्फ एक वस्तु नहीं रहा, यह हमेशा एक सामाजिक टेक्नोलॉजी रहा, लोगों के बीच भरोसा पैदा करने और व्यापार को आसान बनाने का एक तरीका। भविष्य क्या लाएगा कहना मुश्किल है। केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा, सीबीडीसी और नई ब्लॉकचेन तकनीक या कुछ ऐसा जिसकी आज कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तय है, जब तक इंसान को एक दूसरे के साथ लेन देन करना है, तब तक पैसा किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहेगा। उसका स्वरूप बदलता रहेगा, लेकिन उसका मूल मकसद वही रहेगा, हमारी जरूरतों और इच्छाओं के आदान प्रदान को आसान बनाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।